हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग, जुनून, पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत अभी हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल का। यह जो आपको टेस्ट मैं बता दूं, यह जो है ईडू गुरुकुल का पैड ग्रुप का टेस्ट है, जो आपको यूट्यूब के ऊपर रिवीजन करवाया जा रहा है, जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। और इस सेट का सबसे बड़ी खास बात यह है कि 150 प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन इसी आपको सेट में आपको दिया हुआ है। तो निश्चिंत रहें, यानी यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। तो चलिए, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस करने से आपको कुछ जाता नहीं और नहीं मुझे कुछ मिलता है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप, न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक है जिसका नाम है सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जो सही जवाब होगा वह विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। अभी बिहार के जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें एक विजय सिन्हा है और एक सम्राट चौधरी हैं। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आपको पता होगा नीतीश कुमार के बारे में, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी 9वीं बार यह शपथ ग्रहण ले चुके हैं। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 9 बार शपथ लेता है, इसका मतलब है कि वह 45 साल मुख्यमंत्री रहता है। ओम बिरला साहब, आपको पता होगा कि यह आपको लोकसभा अध्यक्ष है, जो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं। और इनका जो आपको है सांसद जो सीट है, यह आपको राजस्थान कोटा से आपको देखने को मिलेगा। और राजनाथ सिंह तो आपको पता है भारत के रक्षा मंत्री हैं, जो लखनऊ से आपको इनका सांसद है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। धौलावीरा जो है कच्छ कारण, यह गुजरात में है, जो आपको पता भी होगा। यह जो है आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी इसे शामिल किया गया है। कालीबंगा जो है आपको किस नदी के किनारे आपको अवस्थित है। तो यह आपको सुनी नदी नहीं होगा, बिल्कुल कालीबंगा जो होगा वह घघर नदी के किनारे अवस्थित है। तो यही इसका गलत था और यही इसका सही जवाब होगा। राखीगढ़ घग्घर हो जाएगा, और आपको देखा जाए रोपड़ तो सतलज होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बी बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यानी लास्ट वाला यही एक आश्रम था जिन्हें नाम था आपको जावलोपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। देखिए, प्रथम विभाजन पूछा है, न कि प्रथम बौद्ध संहिता पूछा है। परंतु आपको मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म में 4-5 आपको बौद्ध संहितियां देखने को मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट है। पहला जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंदनवन कश्मीर में हुआ था। आपको पता है कि जो वैशाली में आपको द्वितीय जो बौद्ध आपको आपको सभाएं देखने को मिलेगा, वह आपको 383 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व हुआ था। उसमें आपको पता है कि जो अध्यक्ष थे वह सब्बा कामी थे और शासक आपको कालाशोक हुआ करते थे। और इसी के समय बौद्ध धर्म में आपको प्रथम विभाजन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में आपको पता होगा। इनकी जो है मृत्यु जो हुआ था आपको देखने को मिलेगा 1839 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद जो है इनका जो उत्तराधिकारी बनाया गया था वह खड़क सिंह को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से। तो वही पुलकेशिन द्वितीय, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि किताब उल यामिनी किसकी रचना है। तो यह थी आपको अलबरूनी की, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वल्लवाचार्य प्रवर्तक थे। तो यह जो प्रवर्तक थे वह आपको शुद्धता द्वैतवाद का, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि एक सूची दिया गया है और सूची के माध्यम से एक परियोजना है और एक तरफ से नदी है। बताना है कि
कौन सी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देख लिए बगलिहार की अगर बात हम करते हैं तो बगलिहार आपको जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर देखने को मिलेगा, न कि आपको ताप्ती पर देखने को मिलेगा। कहता है उकाई, उकाई जो है आपको झेलम नदी पर आपको देखेगा, बिल्कुल नहीं, उकाई जो था वह आपको ताप्ती नदी पर देखने को मिलेगा। तुलबुल परियोजना जो है ना, तुलबुल आपको झेलम नदी पर आपको देखने को मिलेगा, न कि आपको चिनाब नदी पर मिलेगा। और जायका बाड़ी जो है आपको गोदावरी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यही इसका सही विकल्प था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपको हेक्टर मुनरो संबंधित था। तो यह जो बक्सर युद्ध जो हुआ था उसी से संबंधित था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की तरफ से यही झंडू बम था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र किसकी आपको रचना है? तो यह भरत मुनि की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला है कि आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था आपको बताना है। तो वह एक संस्था था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो किया गया था आपको 1984 में, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्रों, वह कहता है कि किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया था? तो किया जो जाने लगा था वह आपको देखा जाए तो आपको 1996 से, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से आपको गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी वानी को आपको कुछ जमीन आपको दी थी, और उसी जमीन पर जाके आगे अमृतसर में आपको आपको एक जो है अमृतसर आपको जो मंदिर बनाया गया था, यह इस बनाया गया था आपको किसने से मुलाकात की थी? तो इस जो प्रश्न है इसका सही गुरु अमरदास से मुलाकात की थी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्रों, वह कहता है कि भारत में नाबार्ड पुनःवर्ती आपको प्रदान नहीं करता। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होता है। आपको पता है कि इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को किया गया था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र बनता है। केवी साजी इसका भी अध्यक्ष है, और इनका जो काम है वह आपको ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देने का कार्य है। परंतु प्रश्न पूछा है कि क्या प्रदान नहीं करता? तो जो नहीं करता है वह आपको निर्यात आयात बैंक का कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो यह जो कर है वह आपको कहलाता है स्टाम्प ड्यूटी, यानी स्टाम्प ड्यूटी कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो वह जो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आपको पता है कि 1 अप्रैल 1935 का स्थापना किया गया था। आपको 34 का अधिनियम था। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। उस समय आपको यह देखा जाए तो प्रथम गवर्नर जो थे वो आपको osborne स्मिथ थे और प्रथम भारतीय सी.डी. देशमुख था। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं। उन्हीं को वेस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटल इनकम जो होता है निकाला जाता है। देखिए पर आपको पर कैपिटल जो इनकम की अगर बात हम करते हैं तो यह कैसे निकालेंगे? प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना है तो आपको राष्ट्रीय जितना आय है और पूरी हमारी जनसंख्या उसे आपको डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है? देखिए सिमोना हालेप टेनिस खेलती है, बात बिल्कुल सत्य है। अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन खेलती है, भी सत्य है। स्मृति मंदाना का तो क्या ही कहना, आपको पता है कि यह क्रिकेटर है। यह आरसीबी का आपको पता ही होगा। यह जो है आपको आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अभी वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था, इसमें आपको यह कप्तान थी और इन्हीं के अब कप्तानी में आपको आरसीबी ने आपको आईपीएल यानी वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल भी जीत लिया था। ये देखा जाए तो कोई विकल्प ऐसा नहीं है जो सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत में सुनामी आपको वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो यह आपको देखा जाए तो हैदराबाद में आपको होना चाहिए, यानी 21 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाइका विद्रोह के प्रमुख आपको नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बताइए इसका सही जवाब, यानी बख्शी जगबंधु, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वह कहता है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो पूर्वी जो तटीय मैदान था उसका अगर नाम देखा जाए तो कोरोमंडल तट कहलाता था, कोरोमंडल तट, जिसे हम आपको आपको तमिलनाडु वाले तट को इसी नाम से हम जानते हैं, और पश्चिमी जो तट होता है उसे मालाबार के तट से कहते हैं, जो केरल की ओर आपको देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न है कि हैदराबाद जो मुशी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? देखिए हैदराबाद में मुशी नदी है, यह बिल्कुल सही है। और किसकी सहायक नदी पूछ रहा है, तो यह आपको कृष्णा नदी की सहायक हो जाएगी, यानी ये वाला बिल्कुल सही। आपको पता है इसी कृष्णा नदी के आपको ऊपर नागार्जुन सागर आपको परियोजना भी बनाया गया है। आपको पता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर पश्चिमी महाराष्ट्र से निकलते हुए लगभग यह आपको 1400 किलोमीटर चलते हुए यह 4 राज्यों से होकर आपको बंगाल की खाड़ी में यह आपको गिर जाती है। वह 4 राज्य आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन्हीं चारों राज्यों से यह प्रभावित होती है, और इन्हीं आपको राज्यों में आपको कृष्णा नदी का जल विवाद भी देखने को मिलेगा, जो 1957 से चला आ रहा है। वह 3 राज्यों के बीच विवाद है। पहला जो विवाद है वह आपको आप देखने को मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका एवं महाराष्ट्र में। तो आप इसे जरूर याद रखिए। इनकी अगर सहायक नदी की अगर बात किया जाए तो इनकी जो सहायक नदी है वह आपको देखा जाए तो तुंगभद्रा है, कोयना है, आपको मालप्रभा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा है, मूसी एवं भीमा, ये सब सारी नदियां जो हैं कृष्णा नदी की ही सहायक नदी हैं। तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल आपको पता होगा कि आपको 16 सितंबर आपको 1987 में आपको कनाडा में ओजोन परत संरक्षण के लिए आपको किया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, आपको ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको अनामयी पढ़ाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां इस विभाजन का आधार है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस आधार पर बांटा गया था, तो जनजातियां है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है वह काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको वृष्टि होगा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि केरल से लगे तटीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तभी बताया आपको, वह मालाबार तट कहलाता है। तो बी बिल्कुल सही है। बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको मसाला उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ना सदाबहार वन हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डोबे राइनर का जो था ना तिर्यक नियम था, ये तो सत्य है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये भी सत्य है। मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी, ये भी सत्य है। जो सत्य नहीं है वह आपको हाइजेन वर्ग, हाइजेन जो है आपको अपमर्जन का नियम नहीं दिया था। हाइजेन ने जो आपको देखा जाए तो जो नियम दिए थे वह दिए थे अनिश्चितता का सिद्धांत दिए थे। अब प्रश्न आता है कि अपवर्जन का जो है नियम किसने दिया था? यह एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पॉली। पॉली ने ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो गलत आंसर डी है, और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है? कहता है कि फ्यूज को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, दूसरा है कि विद्युत फ्यूज सामान्यतः तांबा तथा टिन की मिश्र धातु होता है।
बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? अरे फ्यूज को समानांतर क्रम में नहीं बल्कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पहली चीज़ ये तो गलत है। दूसरा है कि विद्युत फूल समानता तांबा और टिन, जी नहीं, तांबा नहीं होता बल्कि सीसा होना चाहिए। सीसा और टिन का मिश्र धातु आपको फ्यूज कहलाता है। तो दोनों विकल्प इसका गलत है, तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं होगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो वही मोजाम्बिक की जलधारा, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग है तो निम्न में कौन एक महत्वपूर्ण कारक है? देखिए अगर हम वार्मिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन के अनुसार है, जरा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे धान की फसल बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि धान की फसल से ही आपको आपको मीथेन गैस का उत्सर्जन भी होता है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो दक्षिणी जो आल्प्स पर्वत है वह न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, तो बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वह कहलाता है, आपको यहाँ पे देखा जाए तो पर्वतीय आपको पठार कहलाता है, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गेहूं किस कुल यानी किस फैमिली का उदाहरण है? तो अगर देखा जाए तो ग्रामीणी हो जाएगा, ग्रामीणी आपको फैमिली का उदाहरण है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या हो सकता है? बिल्कुल सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए इसका जवाब 2/3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में गणपूर्ति जिसे हम कोरम कहते हैं, कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए, यानी बी बिल्कुल सही है। संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, बिल्कुल बुलाता है। अध्यक्ष करता है लोकसभा अध्यक्ष, ये तो बात सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये भी सही है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जी नहीं, ये गलत है। तीसरा क्या है? लास्ट वाला कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है, बिल्कुल करता है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो बी, ए, बी और डी सही है, परंतु जो गलत है वो आपको सी गलत है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखता है, और इसके उपरांत संसद की किस समिति इसकी जांच करती है? तो जो जांच करती है वह आपको लोक लेखा समिति होता है। आपको पता है इसी को तो हम लोग कैग बोलते हैं ना, कंप्यूटर ऑडिटर एंड जर्नल होता है, जो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जो नहीं आएगा ना वो आपको देखा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, ये आपको पता है कहाँ से दिया जाता है? यह जो दिया जाता है ना वह आपको राज्य समेकित निधि पर आपको भारित होता है, यानी डी बिल्कुल इसका नहीं होगा। 45 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 46। 46 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 46 नंबर जो प्रश्न है इसका सही है 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? देखिए वित्त आयोग का तो चर्चा आपको पता होगा कि वह आर्टिकल 280 में चर्चा किया गया है, परंतु यहाँ पे प्रश्न कुछ और ही पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 281 एकदम बिल्कुल सही। आपको पता है अभी 15वें वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है, और जो 16वां को बनाया गया इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो आपको बनाया गया अरविंद पनगड़िया साहब को। आपको पता है अरविंद पनगड़िया साहब अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो यानी कुलपति हैं, सॉरी, तो आप जरूर इसे याद रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय आपात के समय जो कथन गलत है ना उनका सही क्या होगा आंसर?
कहता है कि राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि 352 में पहले आपात आएगा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद वित्तीय संकट होगा। अच्छा, उसके बाद कहता है अगला है कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका गलत था। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे साइंस से संबंधित है। कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेपण का रंग कैसा होता है, तो ये सफेद हो जाएगा, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, तो आपको पता होगा वह संविधान संशोधन था 31वां जो संविधान संशोधन जो था वो आपको कब लाया गया था, यह जो लाया गया था 1973 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1973 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करता है, तो आर्टिकल 47 यानी बी बिल्कुल सही है। ये भी रक्त समूह में क्या होता है और क्या नहीं होता, तो ये भी जो रक्त समूह इसमें होता है वह आपको यहाँ पे एंटीबॉडी इसमें नहीं रहते, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है, क्योंकि आपको पता है प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? तो रेड का होगा, सबसे ज्यादा जो होता है वह बैगनी का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो उत्प्लावन बल जो है आपको किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ऑप्शन में आपको बताया गया है, यह जो है आपको निर्भर करता है वह तो आपको विस्थापित द्रव के डेंसिटी पर यानी घनत्व पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखें जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, तो यह प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से आपको उपस्थित होता है, तो जो होता है वह आपको हाइड्रोजन होता है, जिसे हम भविष्य के ईंधन को भी कहा जाता है और सबसे स्वच्छ ईंधन यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का आपको उपचयन होता है यदि उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो। हाइड्रोजन की वृद्धि होना चाहिए, इस प्रश्न का सही जवाब जी नहीं, इसका सही आंसर आपको होगा ऑक्सीजन में वृद्धि होता है, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमाने में कौन सा तत्व आपको सहायक होता है? वह होता है आपको थ्रोम्बोसाइट्स, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वही हाइड्रोकार्बन, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। निम्न में किस एक की एक समान बीमा नहीं होती? घनत्व और आपको देखा जाए तो विशिष्ट घनत्व का आपको एक समान बीमा यानी डायमेंशन नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो वही विटामिन ए डी ई के, जिसे हम इसे क्या कहते हैं? वसा में विले विटामिन। ये ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा देश यानी निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए पादप हार्मोन की अगर बात हम करते हैं तो साइटोकाइनिन बिल्कुल सही है, यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है? देखिए अगर बात करते हैं मोमबत्ती का, तो जलना यह रासायनिक परिवर्तन है, परंतु मोमबत्ती का जो कुछ भाग होता है वह आपको जो है आपको बच बच जाता है, तो वह आपको भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी दोनों विकल्प सही है। अगला है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आपको उत्तरदायी होता है? तो 64 नंबर प्रश्न का सही है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। 64 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 65 और 65 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे एक आपको दिया गया है और इस प्रश्न का सही जवाब आपको बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि बिलियन का सबसे प्रमुख गुण क्या है? तो बिलियन का जो सबसे प्रमुख गुण है आपको सममांग होना, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन त्रिक बंधन तत्व है? जो त्रिक बंधन तत्व कहलाता है वह आपको नाइट्रोजन हो जाएगा। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन, जिसे हम शैवाल भी कहते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर है आपको सी वाला बिल्कुल सही। अगला है कि आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो होता है ना वह पेप्टाइड हो जाएगा, यानी 70 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि
किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया था? तो यह किया गया था अरुण जेटली, जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। यानी 71 का सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे हम सेवेलियर डी ला लीजन डी हॉनर दिया गया था, यह थरूर साहब को यानी शशि थरूर को, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर दिया गया है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आपको सेंटर, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया था? आपको पता है या 1900 आपको भारत छोड़ो आंदोलन आपको कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए। 1942 में हुआ था और यह जो है आपको 80वां आपको बनाया गया था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अब आज का अंतिम जो प्रश्न यहाँ पे जीएस का पूछा गया है वह कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट आपको प्रोडक्ट लॉन्च किए थे? तो वह किए थे यूपीआई यहाँ पे 123P, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। और 75 के बाद 76 और 76 से लेकर आपको देखा जाए तो 150 प्रश्नों तक यहाँ से मैथ रीजनिंग आपको दिया गया है, साथ में इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो आपको चाहिए अगर इसका पीडीएफ तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री में टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक कि आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।